नमस्कार दोस्तों। और अब अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका से खबर ये आई है कि जो टैरिफ की एक मार चल रही थी उसको 90 दिन के लिए 3 महीने के लिए मुलतवी कर दिया गया है पूरे दुनिया में सभी देशों के ऊपर, केवल उनको छोड़ के जिन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई थी। तो यानी चाइना के ऊपर लगी रही, बल्कि चाइना के ऊपर और ज्यादा बढ़ाकर 125% का आज से ही टैरिफ लगा दिया गया है। कुछ एक शायद यूरोपियन देश हो सकते हैं जिन्होंने रेसिप्रोकेट किया था, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के लिए 3 महीने की मोहलत मिल गई है, जिसमें भारत भी शामिल है। ये एक बड़ी खबर है। लेकिन ये फैसला क्यों हुआ, अचानक से क्यों 90 दिन के लिए डिले किया गया है, या इनफैक्ट लगाया ही क्यों जा रहा था, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, अमेरिका के अंदर क्या हुआ, क्या पॉलिटिकल प्रेशर बहुत था, पार्टी के लोगों की तरफ से दबाव था, क्या हो क्या रहा था दरअसल, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है जिनका नाम है डॉक्टर धीरज कौल। और डॉक्टर धीरज आ, एक बहुत बड़े सर्जन हैं जो रेनल ट्रांसप्लांट के काम में लगे हुए हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो एंटरप्रेन्योर भी हैं और बहुत सारे बिजनेसेस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टर भी हैं। तो वहाँ की मार्केट और इकोनॉमी को भी बहुत डीपली समझते हैं। तो समझते हैं कि भाई उनके हिसाब से हुआ क्या और वो क्यों इतना ज्यादा परेशान था मुल्क की सब जगह टैरिफ लगाया जाए और फिर अचानक से ये डिले हुआ। तो इसी बात को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कौल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और स्पेशल थैंक यू इसलिए क्योंकि आप अपनी बीच की मीटिंग छोड़ के हमारे साथ जुड़ने के लिए आए, इसलिए स्पेशली थैंक यू। और अब बताइए, ये हुआ क्या, अचानक से टाल दिया 90 दिन के लिए? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, थोड़ा सा इसको ये समझना पड़ेगा कि इसकी इटियोलॉजी, मतलब जैसे हम हमारे मेडिकल सब के अंदर हमें पहले डिजीज समझना पड़ता है, वैसे ही हमें समझना पड़ेगा टैरिफ का ओरिजिन क्यों ये पॉलिसी में आया। तो ये टैरिफ बेसिकली, देखिए, अमेरिका की जो इकोनॉमी है, हमारा डेप्ट तकरीबन 37 ट्रिलियन के करीब है इस टाइम, 36.9 ट्रिलियन, जो कि एक हर अमेरिकन पे $1,04,000 का खर्च। अगर आप कल पैदा हुए हैं तो आपके ऊपर $1,04,000 का, $1,04,080 का, 881 डॉलर का तकरीबन लोन है एज ऑफ टुडे, अगर एक दिन भी आपकी उम्र है। तो ये नॉन सस्टेनेबल है। पिछले साल हमारा ट्रेड डेफिसिट 1.2 ट्रिलियन था, जो आपके दर्शकों के लिए, जितना हम खरीदते हैं, जितना हम बेचते हैं, निर्यात और आयात, उसके बीच का डिफरेंस है। जिस स्पीड से हमारा डेप्ट, नेशनल डेप्ट बढ़ता जा रहा है, वो नॉन सस्टेनेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 2, हमारी अमेरिका एक बहुत ही बड़ी अच्छी इकोनॉमी है। यहाँ पे ये बोलना गलत होगा कि ग्रोथ नहीं हुई है। यहाँ पे मिडिल क्लास श्रिंक हुई है, लेकिन अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 20 सालों में। पॉवर्टी भी है, ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप नंबर्स देखें तो आपको दिखेगा कि मिडिल क्लास श्रिंक हो, वो श्रिंक होके अमीर क्लास में घुसी है, जैसे कि चाइना अब देख रहे हैं आप। तो ऐसा कैसे हो सकता है अगर हमारी सारी जॉब्स चली जाए? ऐसा सिर्फ देखिए, आज की दुनिया में सर्विसिंग जॉब सबसे ज्यादा पेइंग जॉब्स हैं, सर्विसिंग और टेक जॉब्स, जो अमेरिका रूल करता है। हमारा 80-85% एक्सपोर्ट टेक या टेक रिलेटेड सर्विसेज का है दुनिया भर को, इंक्लूडिंग यूरोप। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स उतना अच्छा वेल पेइंग नहीं है, अनलेस यू गो इन नेक्स्ट स्टेज 2.0 जॉब्स, जिनको हम बोलते हैं हमारी टेक वर्ल्ड में, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रडार सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्री, जीनोमिक्स, हेल्थ केयर के अंदर फार्मा की एडवांस्ड। तो वो जॉब्स जो हैं, वो ट्रम्प चाहते हैं कि हमारी मिड लेवल, जो कि 64,000 से 1,20,000 पेइंग जॉब्स वापस आ जाएं अमेरिका। जिसके वजह क्यों हुई थी, ये समझने के लिए आपको थोड़ा पहले हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। नैफ्टा जब हमारा ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ था, उस दौरान अमेरिकन पॉपुलेशन की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करने के लिए डिसाइड किया गया कि हम वहां से आयात करेंगे जहां सबसे सस्ता पड़ता हो। 90,000 फैक्ट्रीज बंद हो गई इसके चक्कर में। पेंसिल्वेनिया जहां मैं हूँ, यहाँ पर भी 10 शू फैक्ट्री, तो स्ट्रेंटन एरिया जो मेरे पास है, जहां से बाइडन आते हैं, यहाँ पे पूरे यूएस को होता था और एक्सपोर्ट यूरोप में होता, सब बंद हो गई, चाइना चली गई वो फैक्ट्रीज। तो उससे हुआ क्या, वो लेबर जो था वो अनएम्प्लॉयड हो गया। 10-15-20 साल से वो अलग ट्रेड, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो स्किल्स उनके हाथ से चले गए, ये भी बात सही है। और उसकी वजह से ये हुआ कि चीजें सस्ती हो गई, और सस्ती चीजों का लोगों को आदत लग गई, एक तरीके का ओपियम आप समझिए। तो सस्ती चीजें बहुत एडिक्टिव होती हैं और मार्केट्स को क्रैश कर देती हैं, आप भी इस बात को जानते होंगे, जैसे चाइना अपना माल डंप अफ्रीका में करता है। तो अगर आप डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे तो रिवर्स पिरामिड है। आपने ऊपर की स्तर पे बैठे 5 मिलियन लोगों की जॉब्स चली गई,
90,000 फैक्ट्रीज बंद हो गई, लेकिन हंड्रेड्स ऑफ मिलियन को सस्ती चीजें मिली। तो अब इसका इमीडिएट तो बहुत अच्छा है कि चीजें सस्ती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म वो जो जॉब्स चली गई और हमारी सप्लाई चेन चली गई, एसेंशियल चीजें जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा हो गया, डिफेंस हो गया, साइबर के जो इक्विपमेंट लगते हैं वो हो गया, एग्री का जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं वो हो गए, जब वो भी चले गए बाहर, तो हमारी निर्भरता स्ट्रेटेजिकली काफी देशों के अंदर है। ऑल द वर्ल्ड इज वेरी कनेक्टेड, लेकिन अगर डिसरप्शन आता है नेचुरली, जैसे कि एक वायरस कोविड में आया या कोई वॉर आती है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अभी आपने देखा रेड सी में ये जो हुतीज का अटैक हो रहा था, उस वजह से हर गारमेंट की कीमत बढ़ गई। तो कहने की बात है कि किसी ने सोचा नहीं कि हम इस बारे में क्या काम करेंगे। एवरीबडी किक्ड द कैन फर्दर, जैसे कि हम बात करते हैं कल के लिए टालो और नोट छापो, और इस वजह से 37 ट्रिलियन हो गया, जो बहुत अलार्मिंग है। तो उन्होंने ये मुद्दा इलेक्शंस में, मैं पेंसिल्वेनिया में बैठा हूं जो स्विंग स्टेट था, ये बहुत टची एरिया था। अदर देन इमिग्रेशन, गुड क्वालिटी जॉब्स हम वापस लाएंगे, लेकिन गुड क्वालिटी जॉब्स आप लाएंगे तो एक स्विच ऑफ द बटन से नहीं होता, ये हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं। अमेरिकन फैक्ट्रीज जो बंद हो चुकी हैं उनको छोड़ दीजिए, जो अभी ऑपरेटिंग है वो 15 से 20% कैपेसिटी पे काम करती हैं, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनकी कैपेसिटी बढ़ा के क्या आप मिलियंस ऑफ लोगों को एब्जॉर्ब कर लोगे? नो, दैट इज प्रॉब्ली 10-5% ऑफ द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग यू नीड। तो नई फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत है, जिसके लिए ट्रंप ने बोला कि $7 ट्रिलियन एज ऑफ लास्ट वीक वेनेसडे कंट्रीज ने प्रॉमिस कर दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, इंक्लूडिंग एनवीडिया, इंक्लूडिंग अमेजॉन, गूगल, आप यू नेम इट, सॉफ्ट बैंक, सऊदी की कंपनी अरामको, हर कोई आना चाह रहा है टैरिफ से बचने के लिए। अब ट्रंप ने अपने इलेक्शंस के दौरान ये बोला था, हम अपनी जॉब्स वापस लाने के लिए दो चीजों पे इफेक्ट करेंगे। नॉन फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो अमेरिका के साथ हो रही हैं, हमारी जॉब्स को लेकर, हम सबसे बड़ा दुनिया का वैश्विक मार्केट है, हमारी वो सुपर पावर है कि हम, हमारे पास खरीदने की क्षमता है, कंजम्पशन हमारी सबसे बड़ी मार्केट है, तो वी शुड बी डिक्टेटिंग टर्म्स, नॉट द अदर वे अराउंड। ये बात भी सही है। हमारा जो चीज है, यहाँ से जब एक्सपोर्ट इटली होता है तो 600% टैरिफ लगता है, 620%। यहाँ पे आता है तो कुछ नहीं लगता। तो मतलब इन रिलेटिव नंबर्स ये बहुत नंबर बड़े दिखेंगे, लेकिन अगर आप ट्रेड देखेंगे तो 10, 15, 20 मिलियन डॉलर का कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो रिलेटिव अगर एब्सोल्यूट पे जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक सिंबॉलिक पॉइंट है। हमारी गाड़ियों के ऊपर कितना टैरिफ इटली में लगता है, इटालियन और जर्मन कार्स यहाँ आती हैं, कितना हम लोग टैरिफ देते हैं? कुछ भी नहीं, 2.5% से भी कम। तो इसीलिए बीएमडब्ल्यू पेनिट्रेट कर पा रहा है यहाँ की मार्केट्स के अंदर। होंडा, टोयोटा सबसे बड़ी मार्केट है, 208 बिलियन का उनका मार्केट कैप है। अगर आप उनकी अर्निंग्स अमेरिकन मार्केट में देखिए तो कोई सी दूसरे देश से कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो कहने की ये बात है कि उन्होंने डिसाइड किया कि हम जॉब्स लाने के लिए कई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल टैरिफ, टैक्स लगाएंगे, ताकि कंपनीज, नॉट टू डू विद कंट्रीज, बट कंपनीज को इंसेंटिव मिले हमारे देश में आके काम करने के लिए। एक बैरियर बनाएंगे, हमारे देश में आप बनाइए, जॉब लीजिए, आपको टैरिफ नहीं देना, वहां पे बनाएंगे तो आपको टैरिफ देना है। टैरिफ से ही $500 बिलियन की इनकम आ जाएगी विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, जो अभी तक समझ आ रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि जो इनिशियल पेन आपको होगी अगले कुछ महीनों, 1-1.5 साल तक, उसको काउंटर करने के लिए एज ऑफ लास्ट वीक्स कैलकुलेशन, हर फैमिली हाउस होल्ड मीडियन एवरेज को $3,500 के करीब, $3,400 के करीब का झटका लगता है टैरिफ से। ट्रंप ने बोला है कि जो हमें टैरिफ से टैक्सेस आएंगे, हम $5,000 के करीब वापस फैमिलीज को देंगे। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हम इस पे काम कर रहे हैं। जेडी वेंस ने भी ये बात बोली। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का स्टिमुल पैकेज भी पैरेलल चलेगा। लेकिन ये जो टैरिफ्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे, इससे एक और फैक्टर है कि हमारी स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन इंटीग्रिटी, जो हर कंट्री के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इशू होता है, उसको भी हम वापस लाना चाहते हैं इस देश के अंदर। तो ये दो बड़े इश्यूज थे जिस वजह से ये टैरिफ लगा। लेकिन जब टैरिफ लगा उसके बाद उन्होंने एक बात बोली कि आप प्लीज रेसिप्रोकल टैरिफ न लगाइए, क्योंकि जो टैरिफ आप लगा रहे हैं उसका 50% ही हम लगाएंगे, विल बी वेरी जेनरस। और वही उन्होंने किया। लेकिन फिर चाइना ने वापस एक 34% का लेवी लगाया। फिर यूएस ने उनको बोला कि अब आप इस गेम में मत उतरिए, उन्होंने 50% लगाया, अब वो 84% हो गया। तो चाइना कहीं ना कहीं इस ट्रैप भी नहीं बोलना चाहिए, एक तरीके के ट्रैप में फंस गया। उसके बाद आपने देखा, आप जान के हैरान होंगे, ट्रंप के डिक्लेरेशन से पहले जो उन्होंने लिस्ट दिखाई थी, उससे पहले ही इजराइल ने टैरिफ 0 कर दिया था। वो अपडेट अपडेट नहीं कर पाए उसको, पर वो डिक्लेयर्ड था टैरिफ 0, क्योंकि इजराइल अमेरिका से क्या एक्सपोर्ट करता है और इजराइल अमेरिका को क्या एक्सपोर्ट करता है, जमीन आसमान का फर्क है।
अमेरिका की स्टार्टअप के अंदर इजराइल का बहुत पैसा इन्वेस्टेड है। तो इजराइल अमेरिका का एक तरीके के आप सैटेलाइट कंट्री मान सकते हैं, तो बहुत कनेक्टेड है। वियतनाम जो कि कंट्री ही बन का फाइनेंशियल उसी बैकबोन पे है जो चाइना से कंपनीज उठ के निकली, वो भी टैरिफ्स की वजह से निकली। वो चाइनीज कंपनी वियतनाम में बिजनेस कर रही है। अब वियतनाम पे आप टैरिफ लगा देंगे तो वो चाइनीज कंपनी पे हिट होगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा आज की डेट में मेरी खुद की सिस्टर क्लोथिंग इंडस्ट्री में प्रोक्योरमेंट में बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव है, तो वियतनाम से बहुत इंपोर्ट्स होते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के क्लोथिंग। तो एक मैन्युफैक्चरर यहाँ पे जो पर्सन है उसको हिट होगा। तो कहीं ना कहीं वियतनाम ने भी, फिर उसके बाद ताइवान जो कि ऑलरेडी एक जियोपॉलिटिकल निक पॉइंट पे बैठा हुआ है, कभी भी चाइना वॉर ड्रिल्स हो रही हैं वहां पे पिछले 10 दिन से। तो ताइवान सेमीकंडक्टर के क्या हाल हुआ हम भी जानते हैं। एनवीडिया टोटली डिपेंडेंट है टीएसएमसी में, और एनवीडिया 90% वर्ल्ड का स्ट्रेटेजिक, ये तो बहुत ही बड़ा, मैं इस बात को ट्रम्प का पूरा सपोर्ट करता हूँ, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप सोचिए 90% सारी एडवांस्ड चिप्स पूरे वर्ल्ड की एनवीडिया बनाता है, एक कंपनी बनाती है 90%, 60% नॉन एडवांस्ड एनवीडिया बनाता है। हाउ कैन यू लेट इट हैपन? और एनवीडिया की सारी चिप्स टीएसएमसी बनाता है। एनवीडिया तो एक तरीके का डिजाइन देता है, मैं टेक में अटैच्ड हूँ, डिजाइन देता है, और हार्डवेयर वो है, और सारी वर्ल्ड की सबसे एडवांस लिथोट्रिप्सी की मशीन जो वेफर्स बनाती है वो एएसएमएल है, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी टच में बैठी है। मैंने आपको उसके बारे में एक बहुत पहले भी बताया था। तो वो यूनिक, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे जियोपॉलिटिकल एडवांस टेक्नोलॉजीज में से एक सेमीकंडक्टर, आप एक कंट्री एक कंपनी के ऊपर निर्भर हो सकते हैं, और हमारी खुद की टेक्नोलॉजी, तो उसको वापस लाना, ये तो 100%, मैं तो मानता हूं कि डेमोक्रेट्स भी इस बात को सपोर्ट करेंगे, इसलिए उनकी फैक्ट्रीज बन रही है। तो वो चाहते हैं कि दीज आर गुड पेइंग जॉब्स। मैं उन जॉब्स की बात नहीं कर रहा कि फार्मर $15 $16 वाली जॉब्स, उसके लिए तो अगर आप मेरी बात समझेंगे तो मुझे ये लगता है वो फाइनेंशियली पॉसिबल ही नहीं है, अनलेस यू हैव अ स्पेशल वीजा प्रोग्राम, जैसे मेक्सिको का था पहले, फार्मिंग के लिए आते थे, शाम को चले जाते थे। तो ऐसे करके कोई 3 महीने 6 महीने का लो पेइंग जॉब्स का कुछ इनको करना पड़ेगा, इमिग्रेशन तो नहीं, वीजा, स्पेशल वीजा। तो वो उन जॉब की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं $60,000 to $150,000 जॉब्स, गुड पेइंग जॉब्स। तो टैरिफ की वजह से इनिशियली तो महंगाई आएगी, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन टैरिफ वॉर्स की वजह से, क्योंकि हमारा डेफिसिट 600 कुछ बिलियन, और आप ये देखिए कि हर चीज आप उठाकर देखिए मेड इन चाइना है यहाँ पे। तो वो जो रिवर्स टैरिफ वॉर शुरू हो गई चाइना के साथ, उससे एक पैनिक मोड में अटैक आया, और उसके बाद आज सुबह हमें न्यूज आई कि ईयू ने भी हमारी जो ये है फूड इंडस्ट्री, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया है। तो जबकि उसके एब्सोल्यूट नंबर्स अगर आप देखें तो बहुत ही कम है, हमारा इतना बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है, हम तो टेक एक्सपोर्ट करते हैं, टेक और सर्विसेज, उसके ऊपर नहीं लगाया, जो अच्छी खबर थी। तो उसके रिपरकशन से मार्केट के अंदर पैनिक आया। आपने देखा थर्सडे फ्राइडे को सेल ऑफ हुआ, मंडे को थोड़ा सा रिबाउंड आया, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी कम होने लगी थी, और एक रिबाउंड आया जो ड्यू था। उसके बाद फिर ड्रॉप आया, जो कि हम एंटिसिपेट कर रहे थे। लेकिन ये जो 90 डे टैरिफ का आया है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, जो ट्रम्प का वोटर बेस है, जो हार्ड वर्किंग अमेरिकन हैं, 2-2 जॉब करते हैं, 1-1 जॉब करते हैं, जिन्होंने बोला कि ये इमिग्रेंट्स को लाके आप हमारे सर पे बिठा रहे हो, हमारी कंट्री का इतना डेप्ट है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे टैक्सेस इतने हैं, आप इनको पैसा दे रहे हो, हमारे पैसे खत्म हो रहे हैं। जब उन लोगों ने देखा कि मार्केट्स क्रैश हो गई और उनकी सेविंग्स 30% इवोपरेट हो गई ओवरनाइट, तो वो कह रहे हैं ये तो डबल है, पहले इमिग्रेंट की सरदर्दी वो कम हुई, अब ये शुरू हो गई, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कुछ देर तक तो पेन को आप रजिस्ट करें, ट्रंप ने बोला, लेकिन उसके बाद मार्केट्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बिहेवियर पैटर्न दिखाया कि स्टॉक सेल ऑफ होने लगे, लेकिन जनरली ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर परचेज ज्यादा आता है, लेकिन ट्रेजरी बॉन्ड्स भी सेल ऑफ होने लग गए, और उससे एक तरीके का डाउनवर्ड स्पाइरल इफेक्ट आता है। जनरली ये आप तब देखते हैं जब वीक इकोनॉमी हो, वीक करेंसी हो, और वो अमेरिका नहीं है, तो ये इंडिकेट कर रहा था। और कहीं ना कहीं आपको ये भी जानना पड़ेगा, इसका अगर आप डाइसेक्ट करेंगे तो इसीलिए कि लोग कैश ऑन द साइड रखना चाह रहे थे, इन हैंड कैश ऑन द साइड। और तो धीरज, अगर इसको मैं एक क्वेश्चन में फ्रेम करूं, एक बात ऐड करना चाहूंगा, कैश ऑन द साइड रखने के लिए एक फैक्टर था, दूसरा ये था कि चाइना और रशिया के पास हमारे बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्या वो डंप कर रहे हैं? तो बिफोर वी कुड लुक इनटू इट, बिकॉज वो तो फिर मैनिपुलेशन हो गई, वो तो फुल ऑन वॉर स्टार्ट हो गया, वो पैसा खींच रहे हैं, नीचे जा रहा है।
और उसके बाद फेड का स्टेटमेंट आया कि भैया मेरे को इस सब से फर्क नहीं पड़ता, मेरा फोकस है इन्फ्लेशन जो अभी भी हाई है, मैं इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं करूंगा। ट्रंप ने उनको बोला था इंटरेस्ट रेट काटिए, आपकी रेपुटेशन ठीक करिए, उनके बीच में 36 का आंकड़ा है, और अभी उनका स्टेटमेंट आया कि मैं नहीं करूंगा, तो उससे और मार्केट नीचे गई। तो इतने सारे परफेक्ट स्टॉर्म के सिनेरियोज आ रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है कि टू बी ऑनेस्ट हो क्या रहा है। मेरे मेंटोर्स जो 40-50 साल से इंडस्ट्री में बैठे हैं उनको भी नहीं पता। कई लोगों ने अपनी दुकान बंद करके मनी ऑन द साइड लेके बहामा में वेट कर रहे हैं कि व्हेन दिस डस्ट विल सेटल डाउन। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट विद ह्यूज मनी। तो इट्स अ वेरी अनसर्टेन टाइम। यू वेक अप इन द मॉर्निंग, एवरी डे यू आर सीइंग, अगर आपका 3-5 लाख डॉलर का पोर्टफोलियो है सेविंग्स में, कहीं 50,000 गिर गया एक दिन में, कहीं 30,000, आपकी हार्ट रेट बढ़ गई। मतलब दिस इज अ बैड सिचुएशन। एक रेगुलर अमेरिकन जो टैक्सी चलाता है वो शायद नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा जिसके पास पोर्ट, देखिए 50% डायरेक्टली इन्वेस्टेड है 401k के थ्रू, 60% टोटल अमेरिकन, 60% ऑफ पॉपुलेशन इज इन्वेस्टेड इन द मार्केट, सो इट हर्ट्स एवरीबॉडी। तो धीरज, इसको अगर हम क्वेश्चन में फॉर्मुलेट करें तो ये वाली खैर खबरें छुटपुट छपी हुई हैं कि शायद चीन ने कुछ बॉन्ड बेचे हैं अपने, क्योंकि बहुत बड़े ट्रेजरी इन्वेस्टर्स हैं। जापान और चीन दो ही सबसे बड़ा आपके यहाँ ट्रेजरी लेके बैठे हुए हैं। तो एक आप ये कह रहे हैं कि बहुत अनसर्टेन टाइम था, लोग परेशान थे, एक प्रेशर था, इस वजह से भी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि 90 डे के लिए करो। लेकिन इस पूरे गेम में चाइना फंस गया है, अब वो ट्रैप हो गया है। तो कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये दे रहे हैं कि दरअसल वॉर तो 1-on-1 ही था, बाकी तो फ्रिंज के प्लेयर थे जिनको फ्री कर दिया गया, अब 1-on-1 होगी, चूंकि आपने क्यों रिटेलिएट किया। तो क्या ये हो सकता है, या बाकी देशों को भी ऐसा गलतफहमी हो, ये वॉर दरअसल लंबा चलेगा? क्योंकि जो बात आपने शुरू में कही है कि अमेरिका अपने आप को री इन्वेंट कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग वापस लाना चाहता है। और दर्शकों के लिए बता दूं कि इसकी असली जड़ डॉलर थी। जब जिस दिन डी डॉलराइजेशन की डिबेट शुरू हुई थी ग्लोबल में, उसी दिन ये तय हो गया था कि अब अमेरिका कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि 70% रिजर्व करेंसी डॉलर में है। और एक्चुअली सच में अगर आप देखें धीरज, तो डॉलर ही तय करता है कि यूएस में से क्या एक्सपोर्ट होगा, क्या होगा, यानी कैपिटल अकाउंट और ट्रेड बैलेंस आपका डॉलर ही तय कर रहा है। दुनिया में कहीं कुछ भी हो रहा है डॉलर में, तो उसका इंपैक्ट यूएस पे आ रहा है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है जिसमें एक ये छोटी सी अभी जिसको कहते हैं युद्ध विराम जैसा है, लेकिन दरअसल ये लड़ाई अभी आगे और लंबी चलेगी। मैं आपकी बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया। हम लोगों का डर एक्चुअली आपका जो सेकंड पॉइंट है वही है। अभी पिछले 3 घंटे में एस&पी ने 7% जंप बैक किया, 7%। मुझे आज भी याद है जब वैक्सीन अप्रूव हुई थी तब भी इतना नहीं था। उसका एक फ्रैक्शन 0.7% या 1% होगा। आप जान के हैरान होंगे, मैं परसों किसी अपने मित्र से यही बात कर रहा था कि डिज्नी जब कोविड का टाइम था, हम लोग आई एम एन इन्वेस्टर ऑफ, आई शुड गिव दिस डिस्क्लेमर, डिज्नी लोवेस्ट ड्रॉप टू 91, जबकि सारे पार्क्स बंद हो गए वर्ल्ड में। पार्क तो क्या, क्रूज कंपनीज जैसे आरसीएल, रॉयल कैरिबियन $35 पे आ गया था, अभी वो शायद 150 के, अब तो पता नहीं, आई डोंट फॉलो इट। द पॉइंट इज उससे कम डिज्नी था 2 दिन पहले 81 पे, जबकि उसका कोविड जो दिखा रहा है कि हमें पता ही नहीं कितने लोग बचेंगे, एज्यूमेंट पार्क तो दूर की बात है, उसको आप थ्रेशोल्ड ले लीजिए, डिज्नी द बिग कंपनी, और उसको कंपेयर करिए 81 से, उससे भी 3-4 दिन के अंदर इतना बड़ा ड्रॉप। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखाता है कि we did not know where are we landing on our feet, पता है, फ्री फॉल, लाइक nobody has any idea। और इतने सारे फैक्टर, और एक फैक्टर तो मैंने बताया नहीं अभी आपको कि हमारे टैक्स का 1 हफ्ता बचा है पे करने का। तो जो टैक्स का 1 हफ्ता बचा है उसको पे करने के लिए कई लोग अपनी इक्विटीज लिक्विडेट करते हैं, अपने बॉन्ड्स लिक्विडेट करते हैं, कैश को आईआरएस को पे करते हैं। तो वो भी एक साथ आ गया इसी परफेक्ट स्टॉर्म के अंदर। और साथ में आपने देखा ताइवान के अंदर क्या ड्रिल्स चल रही हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है, शायद आप इस बात को बहुत अच्छा समझेंगे कि इसकी वजह से जो फियर उठा है और जो इन्फ्लेशन उठी है, अब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 2 तरीके से बिहेव करेगा, या तो वापस मार्केट में एंटर करेगा या पुल बैक करके वेट करेगा। और अगर उसने पुल बैक करके वेट किया तो अपनी स्पेंडिंग भी कम करते हैं, इसमें स्पेंडिंग बिहेवियर कम होता है, तो कंपनी की अर्निंग्स कम होंगी। कंपनी की अर्निंग्स कम होंगी तो जो जॉब नंबर्स हमने 1 लाख 2 लाख 288,000 थे, 140,000 अबव व्हाट वी एक्सपेक्टेड, उसका भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, लास्ट वीक जो आए थे गिरा। तो कहीं ना कहीं जॉब नंबर्स भी कम होंगे, अर्निंग्स कम होंगी, वैल्यूएशंस चेंज होंगी।
तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक टेम्पररी अपसाइड स्ट्रोक है जो बहुत अच्छा है। मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, मेरे फ्रेंड्स इन्वेस्टेड हैं, वी वर्क इन द इंडस्ट्री, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन पॉइंट ये है, चाइना को हम इग्नोर नहीं कर सकते। $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वर्ल्ड का बेसिकली फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उस पे अगर हम जो बिगेस्ट कंज्यूमर्स हैं, अगर हम एक टैरिफ लगाएंगे तो उसके क्या ये इकोनॉमी इज वेरी कनेक्टेड, उसके क्या रिप्ले इफेक्ट होंगे, क्या वो आज के रिबाउंड ने काउंटर किए? आई हाईली डाउट इट। मुझे ये लगता है कि अभी डाउनसाइड और दिख सकती है। मेरा ये एंटिसिपेशन है। आई थिंक दिस इज आई डोंट वांट टू कॉल इट अ डेड कैट बाउंस, लेकिन ये एक ओपियम बाउंस सॉर्ट ऑफ थिंग, पीपल आर हाई सडनली कि 90 डे। लेकिन 90 डेज विराम के बाद भी एक अनसर्टेनिटी का फैक्टर रहता है, जो कि मार्केट्स लाइक बिल्कुल नहीं करती। हमें पता ही नहीं अब क्या होगा 90 डे के अंदर, उसके बाद कौन से और देश आएंगे। तो एक तरीके की क्लियर गाइडेंस या क्लियर विजन ना हमारे पास दिखेगी, ना कंपनीज के पास दिखेगी, एंड दे कांट प्लान देयर नेक्स्ट ईयर और 6 मंथ्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही, क्योंकि ये मसला मैं अभी जब ये खबर आई तो उससे पहले मैं काफी पढ़ रहा था, क्योंकि आपसे बातचीत करी, उन्होंने कहा थोड़ा और डिटेल में समझा जाए इसको। तो आपके यहाँ ट्रम्प साहब ने एक वेल्थ फंड बनाने की भी बात कही थी, तो सॉवरेन वेल्थ फंड बनेगा, और वो वेल्थ फंड बन ही इसलिए रहा था कि बहुत सारी कंपनियों को वापस अमेरिका में ला के फैक्ट्री लगवाना है उनकी, और करेंसी को प्रोटेक्ट करना है। मैं बार बार इस बात को इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि असली इसका जो पिन पॉइंट है, अगर आपको इस पूरे ट्रेड वॉर को समझना है तो आपको डॉलर को समझना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर की वीकनेस या डॉलर की स्ट्रेंथ से तय होगा कि अमेरिका कितना वीक और कितना स्ट्रेंथ होगा। और डॉलर को लेकर के, मतलब दुनिया में कहीं भी डॉलर, आपको मेरे घर में अगर मुंबई में मेरे पास डॉलर है तो उसका इंपैक्ट यूएस में पड़ रहा है। एब्सोल्युटली राइट। तो ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये दरअसल ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं अभी भी दर्शकों से कह रहा हूँ, 90, मैं भी खुश हूँ कि 90 दिन के लिए कम से कम रियायत हो गई, मार्केट खुश हो गए, लेकिन ये इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि जो तरीका या जो बड़ी बड़ी चीजें प्लान की गई है यूएस में, वो एक्चुअली आगे जाके बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। तो एक तो डॉलर हो गया धीरज। अब डॉलर से आगे की कहानी जो दूसरी, जो पूरी दुनिया को बदलने वाली है, दरअसल वो डॉलर तो एक मीडियम है, बट इनोवेशन और इकोनॉमिक्स, दो चीजों को मैं हमेशा कहता हूं कि आप बीट नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्री में हो, किसी भी कलर क्रीड में हो, किसी भी बिलीफ के हो, लेकिन इससे आप लड़ नहीं सकते। इकोनॉमिक्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते और इनोवेशन को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। और वो सारा मामला आपके यहां से शुरू हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी जेन एआई आ गया और एमएल भी आ गया है। क्योंकि आप इन दोनों सेक्टर में काम भी करते हैं, इन्वेस्टर भी हैं और चीजें, तो मुझे ये बताइए एकदम आसान भाषा में कि एआई की वजह से क्या होने वाला है, किस किस सेक्टर में बहुत असर पड़ेगा, और कैसे ये पूरी दुनिया को बदलने वाला है, जो कि लोग अभी भी, मुझे लगता है कि आधी दुनिया इसको समझ ही नहीं रही, इसके इस चैलेंज को। बिल्कुल, आप थैंक यू, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट, और मैं आई कैन नॉट एग्री मोर। फाइनेंस और टेक, और मैं एक्चुअली आई एम कंसिडर माई सेल्फ अ स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस एंड टेक। टेक तो मेरा बैकग्राउंड हो गया हेल्थ केयर का, लेकिन ये बहुत सही बात है, नंबर्स नेवर लाई। मेरे खुद के मेंटर बोलते थे, जस्ट फॉलो फॉलो द मनी, यू विल गेट ऑल द आंसर्स। यू हैव टू फॉलो द मनी। आपके अंदर फाइनेंशियल एक्यूमेंट डेवलप करना, एज अ लॉयर, एज अ फिजिशियन, एज अ ट्रेडर, एज अ बैंकर, एनीबडी, यू नीड टू नो दिस थिंग्स। ये आजकल की दुनिया अलग है। लेकिन जो हम पहले बात कर रहे थे, उसमें मैं 1 मिनट में एक बात ऐड करना चाहूंगा आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी व्यूअरशिप है। फोमो में ना घुसे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी आप एक रिबाउंड देख रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा दुख हमको तब आता है, मैं भी उस स्थिति के थ्रू गुजर चुका हूं, जब आप देखते हैं अरे ये तो डिस्काउंट पे मिल रहा है, 40%, 30% शेयर डिस्काउंट। हम भी ये बोलते हैं कि शेयर, लेकिन वो 30% क्यों है रिलेटिव टू 10% और 5%? उसके पीछे की स्टोरी क्या है? हर चीज के पीछे एक रीजनिंग है। जब तक आप उस रीजनिंग को नहीं समझेंगे, अपना हार्ड अर्न्ड मनी विदाउट अ प्रोफेशनल एडवाइस मत लगाएं। एक प्रोफेशनल, और ये बहुत ही अनसर्टेन टाइम है, बहुत टेम्पटिंग होता है कि हाँ मैं खरीद लूं, अभी खरीद लूं, ये अच्छी कंपनी है। और जिनको हम ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं, वो ब्लू चिप तब तक हैं जब तक उनकी परफॉर्मेंस ब्लू चिप के कोऑर्डिनेटेड है। अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स में चीजें चेंज होती हैं, कुछ और सीईओ चेंज होते हैं, तो उनकी वैल्यूएशंस भी चेंज होती हैं। तो हर चीज को ब्लू
ब्रश से प्रिंट करना ठीक नहीं है। इसीलिए फाइनेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। जरूर आप इन्वेस्टेड रहिए, और हाँ, पैनिक सेलिंग भी मत करें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जरूर एक अच्छे एडवाइजर से बात करें, उसके बाद ही कदम उठाइए। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपके दर्शकों को बताना चाह रहा था, क्योंकि इट्स वेरी टेम्पटिंग टाइम्स। इतने बड़े स्विंग, विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स 50 का है, आज आप खरीद लीजिए। मैं खुद ही इस ट्रैप में आते आते बचा, एंड आई एम हैप्पी आई डिडंट गेट इन, which was Nvidia at 94. Now it's at 108. I think it's gonna come down again. I don't care. So coming back to जो क्वेश्चन आप AIML का पूछ रहे हैं, धीरज, इसमें एक चीज में, धीरज एक बात बहुत इंटरेस्टिंग मैं जोड़ दूं, फिर आप उस पे AI पे आइए वरना छूट जाएगी। एक स्टॉक है आपका नाइकी, करेक्ट, जो जिसका प्राइस $57-58 के आसपास चल रहा था। करेक्ट, बहुत सारे लोगों ने कहा एकदम रॉक बॉटम पे है, इसको ले लो, यहाँ से 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। और देखिए टैरिफ की दिन ही वो 14% गिरा था। तो मैंने कहा भाई देखो मैं भी क्या है नाइकी, तो मैंने देखा नाइकी, तो नाइकी पिछले 3 साल से गिर रहा है। करेक्ट, 3 ईयर एगो 2021 में मेरे ख्याल में उसने $178 का हाई बनाया था, और वहां से वो लगातार गिरा है। तो मैंने अपने ट्वीट में क्वेश्चन भी लिखा था कि भैया अगर ये टैरिफ की वजह से गिर के आपको कह रहा बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, तो मेरे को इसका जवाब चाहिए 3 साल से क्यों गिर रहा है। करेक्ट, 3 करेक्ट, साल पहले तो ट्रम्प साहब भी नहीं थे, करेक्ट, टैरिफ करेक्ट। भी नहीं था। सो आपने जो बात अभी कही ना कि एकदम से जाके आप उसको किसी भी चीज पर डिसीजन ले लें, वो गलत होता। चलो अच्छा मैंने नाइकी का नाम लिया, इंडिया में नहीं, लिस्टेड नहीं, तो मेरे आपने कोई फर्क नहीं बहुत पड़ता। अच्छा इसका नाम लिया, और ये बड़ा जरूरी है। ये एक्चुअली केस स्टडी है। नाइकी के सीईओ चेंज हुए हैं, आपको पता ही होगा। उनकी विजन चेंज हुई है, वो वियतनाम गए, उनकी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आया। तो नाइकी, अगर आप, इट वाज अ डार्लिंग स्टॉक ऑफ कोविड। आपने बिल्कुल सही बोला, नवंबर 2021 में $174 का था, अभी शायद 57 का है, और गिरेगा। ऑफ द रिकॉर्ड, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, FYI, सो रीड बिटवीन द लाइंस। क्योंकि उसका सारा मोस्टली प्रोडक्शन साउथ ईस्ट एशिया, चाइना और कुछ वियतनाम से है, तो नाइकी के ऊपर इफेक्ट आएगा। और व्हाई वुड यू बाय नाइकी जब आपको एनवीडिया 70-80 में मिल रहा है, फॉर एग्जांपल। अगेन, इट्स नॉट एन करेक्ट। एडवाइस। Why would you buy Nike if you can buy, say, things like Google और Amazon? के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन there are so many good companies। मैंने आपको बताया हेल्थ केयर सेक्टर की, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, यूनाइटेड हेल्थ, जब से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात हुई तब से वो $100 बढ़ गया। सो 474 का था, 570, अभी तो शायद और बढ़ गया होगा, आई डोंट नो। सो हैविंग सेड दैट, हर मैक्रो इकोनॉमिक्स और टेक्निकल, मतलब टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों को आपको समझना चाहिए बिफोर यू गेट। और मुझे ये लगता है वाजपेयी जी, ये एक एक पढ़े लिखे इंसान की नीड है। बिकॉज वन थिंग इज नोइंग फाइनेंशियल लिटरेसी, वन थिंग इज अर्निंग मनी एंड सेविंग, एंड वन थिंग इज मेकिंग दैट मनी वर्क फॉर इटसेल्फ। ये एक सेकंड एबिलिटी है जो आपको एक वेल्दी और रिच पर्सन बना सकती है। तो इसकी क्लासेस होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। अब आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, देखिए मैं इस फील्ड में पिछले 7 साल से अटैच्ड हूँ। आज से 3 साल पहले तक अगर मैं किसी से, अपने कोलीग्स जो अपने फील्ड में बड़े एडवांस लोग हैं हेल्थ केयर में, उनसे बात करूंगा, दे विल चेंज द टॉपिक। दे विल टेल मी लेट्स गेट अ कॉफी, लेट्स गेट अ टी। नोबडी वांट्स टू लिसन, नोबडी हैज एन इंटरेस्ट, दे फील इट्स अ साइंस फिक्शन। ऐसा है नहीं। देखिए, मैटर ऑफ फैक्ट आपके साथ भी हमने बहुत बारी ऑफ एयर बात की है कोविड के दौरान भी, कि सर AIML इज समथिंग, इट्स गोना बी एक्सट्रीमली डिसरप्टिव इन अ गुड वे। देखिए, पहली बात तो एक कंसेप्ट आप समझिए कि आपका एक माइंड है, एक बॉडी है, लेकिन आपकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो रेपिटेटिव। ह्यूमन माइंड कितनी तेजी से एक इंसान का काम करता है वर्सेस दूसरे का, इसमें डिफरेंसेस हैं। वो सेक्टर स्पेसिफिक है। जैसे आप फाइनेंस के नंबर्स, आज से 15 साल पहले आप मुझे जो भी बोल रहे हैं, मुझे हिब्रिश लगेगा, समझ ही नहीं आएगा क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन आई ट्रेन्ड माई सेल्फ, करेक्ट, सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वैसे ही रेपिटेशन से हमारा लर्निंग पैटर्न डेवलप होता है ह्यूमन साइकोलॉजी में। आप रिपीट करते हैं किसी चीजों को, एक होता है, फिर उसके बाद डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डीप अंडरस्टैंडिंग स्टेज विद यू, रिपीटिशन इज सुपरफिशियल। लेकिन आप ये सोचिए, आपकी माइंड की प्रोसेसिंग पावर अगर 1000 गुना बढ़ जाए, हाउ विल इट वर्क? दैट्स पॉइंट वन। दैट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यू। मैं बहुत मिनिमम सिंप्लीफाइड वे बिल्कुल में बिल्कुल। की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि आप सोचिए कि आप घर में बैठे हैं, आपको घर में सफाई करनी है, खाना बनाना है और किताब पढ़नी है।
आपके पास 1 घंटा है। आप घर के अंदर आएँगे, सफाई करेंगे, खाना बनाएँगे, फिर किताब पढ़ेंगे। किताब पढ़ने में आपको 10 मिनट लगेंगे, 10 ही मिनट बचे हैं, आपको ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन 50 मिनट्स बाकी चीज़ों में लगेगा जिसमें रियली आपके माइंड की ज़रूरत नहीं है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम आपके कर ले, तो वो जो 10 मिनट है, उसकी जगह 30 मिनट हो जाएँगे। जितना ज़्यादा आप करेक्ट। किताब में पढ़ रहे हैं, उतनी ज़्यादा आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल उतनी जल्दी आप अपना गोल अचीव कर पा रहे हैं। तो इट बिकम्स लाइक अ पर्सनल असिस्टेंस फॉर यू। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ थ्रू एन एल्गोरिदम। आप मुझसे जो सवाल पूछेंगे, उसका अगर 99% ऑफ द टाइम आई एम गिविंग यू द सेम आंसर इन मोस्ट ऑफ द इंटरैक्शंस, मैं उसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो ये इंटरव्यू भी 2 बॉट्स बैठ के कर सकते हैं आपस में, जो हम कर रहे हैं। आप मुझे राइट। यूज़ कर सकते हैं, मेरे जेस्चर्स यूज़, लेकिन कई ऐसे ग्रे ज़ोन्स होंगे, जो आप मुझसे सवाल पूछेंगे, जो ऑफ द रिकॉर्ड, जिसको बोलेंगे यॉर्कर आ गया या बाउंसर चला गया, सॉर्ट ऑफ थिंग, जो कि एक नॉर्मल कॉनकोर्स में नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंस के इंटरव्यू में आप मुझसे पूछने लग जाएँ कि रेड कलर बेटर है या ब्लू? So I'm off now. So bot will freeze, but a human won't freeze. या आप मुझसे पूछने लग जाएं कि AI ML को अगर मैं स्पेस और हेल्थ में इंटीग्रेट कर दूं तो क्या? अगर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो करता है जो उसको फीड कर रखा है। आपने जो डाटा फीड किया वो उस पे काम करेगा। मशीन लर्निंग उसको लर्न करता है आपके पैटर्न्स को, और उसके पास वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। लेकिन जो न्यूरॉन लिंक्ड है, मतलब जो हम एक चीज को दूसरे डॉट के साथ कनेक्ट करके हमारा इंटेलेक्ट यूज करके हम बात करते हैं, वो बड़ा स्पेसिफिक है ह्यूमंस के लिए। वो रिप्लेस नहीं हो सकता, वो अभी तक टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती। फ्यूचर में आ ओके। जाए, डोंट नो। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से हमें नंबर वन, हमें जो रिपीटेड कोर्स हम करते हैं, जो सिंप्लीफाइड टास्क है, फॉर एग्जाम्पल उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे किसी को ईमेल करना, थैंक यू सो मच आई रिसीव्ड योर ईमेल, आप अगर ये ऑटोमेटेड करके रख लें तो आपका कंप्यूटर खुद ही भेजता रहेगा। जैसे हर हफ्ते आपने जो पिक्चर्स फ़ोन में ली, वो इंटीग्रेट करके उसका एक एल्बम बनाना और डेट और टाइम के साथ रखना, और जहाँ पे पिक्चर्स ब्लरी हैं, आपने दे दिया कि अगर मेरी शक्ल ब्लरी हो तो डिलीट, डज़न्ट मैटर हू एल्स इज़ ब्यूटीफुल, तो वो ऑटोमेटिक कर देगा। आप उसे, ये बहुत ही बेसिक सी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन पॉइंट ये है कि इसके साथ-साथ एक और चीज़ है, जिसको पर्सनल असिस्टेंट बोलते हैं। अभी पर्सनल असिस्टेंट्स आपने देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट में है, गूगल में है, वो वर्चुअल करेक्ट। पर्सनल असिस्टेंट है। एक होता है फिजिकल पर्सनल असिस्टेंट, जो कि ऑक्यूलस है टेस्ला का, जो अभी उन्होंने रोबोट $22,000 का बनाया है। वो एक तरीके का सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आई हैव सीन इट। मतलब रोबोट है, हर महीने आप पैसा दीजिए वो चलेगा। जैसे आप ईएमआईज़ देते रहते हैं, उसकी ईएमआईज़ दीजिए या उसे खरीद लीजिए। लेकिन अगर आपने खरीद लिया या आपने उसे सब्सक्रिप्शन पे लिया, अगर खरीद लिया उसके बाद भी उसका सॉफ्टवेयर का कुछ मिनिमम चार्ज है। तो इट्स लाइक एन एप्पल आईफोन। एप्पल अपने डिवाइस से 60-70% कमाता है, बट मोस्टली इट्स मेकिंग फ्रॉम रेवेन्यूज फ्रॉम सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो वो भी ऑक्यूलस और डाटा कलेक्ट करता है, वो हर जगह का उसको यूज करेगा, नॉन स्पेसिफिक टू यू, क्योंकि डाटा ब्रीच हो जाएगा। पर कि भाई टक्कर करने से कैसे बचूं, ब्लैक व्हाइट ह्यूमन इंटरैक्शंस, नॉन स्पेसिफिक टू यू। सो डाटा इज द मनी। लेकिन हैविंग सेड दैट, उससे क्या होगा कि आपका एक पर्सनल असिस्टेंट होगा, जो आपको बहुत शायद आपकी वाइफ से ज्यादा आपको समझेगा या आपके बच्चों से ज्यादा आपको समझेगा। एग्जैक्टली। एंड दिस टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट एज वी स्पीक। ये है अभी, ये फ्यूचर नहीं है, ये है। मैटर ऑफ फैक्ट, आज मेरी, मतलब अगर मैं अभी टेस्ला चला रहा हूँ, तो मैं अपने टेस्ला को प्रोग्राम कर सकता हूँ कि मेरे घर के आधे घंटे पहुंचने से पहले ओवन को ऑन कर देना, थ्रू अ सॉफ्ट, इट एग्जिस्ट, इट्स अ 5 year old टेक्नोलॉजी। या मेरे घर के आधे घंटे पहुंचने से पहले मेरा जो यहाँ पे वो है रूम्बा, जो मॉप और ब्रूम करता है, हमारे घर में है, वो ऑन हो जाएगा, अपने आप चलेगा। मेरे घर में पहुंचने से पहले टेम्परेचर को लोअर कर दो, तो उससे एनर्जी सेविंग होगी, मैं क्यों एसी चलाए रखूंगा। मेरे घर में पहुंचने से पहले आप मेरे पौधों को पानी डाल दो, तो वो रोबोट पानी डाल देगा। मेरे घर में पहुंचने से पहले आप रोटी को फ्रिज से निकाल के डीप फ्रीज उधर रख दीजिए, रख देगा। दिस इज वेरी बेसिक, ही कैन डू इट। आप देखिए टेस्ला का है वो, तो वो रोबोटिक्स है। तो एआई एमएल से होगा क्या कि इवेंचुअली जो हम रिपीटेड टास्क करते हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जैसे एक टाइपिस्ट है बैठा है, या एक पैरालीगल पर्सन है, पैरालीगल समझते हैं आप,
मतलब एक तो होता है लॉयर, एक होता है पैरालीगल। मतलब आपको कोई एडवाइस चाहिए, आप एडवाइस वेब चाहिए। में जाएंगे, आप टाइप करिए आपका क्वेश्चन क्या है, अभी भी आपके अंदर वो देख लेंगे आप चैट जीटीबी में, आपको एडवाइस आ जाएगी। प्रोफेशनल तरीके से चाहते हैं तो मिल जाएगी। तो काफी हम्म, सारी जॉब्स ऐसी हैं जिन जो विच विल बिकम फ्यूटाइल, जिनकी जरूरत नहीं है, और वो जॉब इंडस्ट्री बहुत बड़े मायने में हिट होगी। मैटर ऑफ फैक्ट, एफिशिएंसी हम 100 टू 200 एक्स, एक्स नॉट परसेंट, एक्स, एक्स। एक्स, आप मेरे मार्क माय वर्ड्स, 100 टू 200% एक्स ग्रोथ देख रहे हैं एफिशिएंसीज के अंदर। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। वही फाइल जिसको प्रोसेस करने में आपको 4 लोग लग रहे हैं, जो उसके फाइल को रीड कर रहे हैं, उसके अंदर से डाटा निकाल रहे हैं कि एक कंपनी ने कितनी अर्निंग की, कितना लॉस किया, वो उस फाइल को देख रहे हैं। आपने उसको स्कैनर में डाला, सॉफ्टवेयर उसे अपने आप करके पूरा प्रोजेक्ट करके प्रेजेंटेशन देके आपको डेरिवेटिव दे देगा कि भाई ये 10 राइट। साल में ये कंपनी की ग्रोथ इतनी थी, इसका एबिटा इतना है, इसकी वैल्यूएशन इतनी है, इसकी ग्रोथ इतनी प्रोजेक्टेड है, कंपेयर टू द अदर कंपनीज इन द सेक्टर ये ऐसे बिहेव कर रहा है, कंपेयर टू द एंटायर सेक्टर, पूरी सेक्टर ऐसे बिहेव कर रहा है, इकोनॉमी का सबसेट इतना है, ग्रोथ इतनी है, ये सीईओ है, इस सीईओ का ट्रैक रिकॉर्ड ये है। आप जानते हैं सीईओ से बहुत फर्क पड़ता है। इस कंपनी का क्रेडिट बैंक सिस्टम में क्या है, इस कंपनी को क्या, तो यू हैव अ वेरी ऑर्गेनाइज रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि आप उस दिन बता रहे थे, आपको 10 15 20 एनालिस्ट की शायद जरूरत ही ना पड़े, आपको वो डाटा राइट। देगा, लेकिन फिर आपका जो सिक्स सेंस सबको यूज करके, so instead of hiring a team of 25 people, you probably need people who know how to use AI ML for integrating in this। आपको एक रेगुलर करेक्ट। एनालिस्ट की जरूरत नहीं है, आपको एक सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इंटीग्रेट। अभी तो हम इनिशियल स्टेज, अगले 50-10 साल तो इनिशियल स्टेजेस पे है ना, अगले 10-15 साल तो हमें लोग चाहिए जो इंटरफेस बनाएंगे। तो वो इंटरफेस बनाने के लिए आपको, यू डोंट नीड अ वेरी एडवांस्ड, आपको एल्गोरिदमिक, मैं एल्गोरिदम्स लिखता हूं, तो यू डोंट नीड मी, यू नीड अ बेसिक गाय हु कैन स्कैन इट, इंटीग्रेट इट, मेक श्योर इट्स वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, इवेंचुअली एल्गोरिदमिक लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा। लॉट ऑफ थिंग्स विल बिकम इन एल्गोरिदम्स। और मैं ऑनेस्टली, हम भी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली चलते हैं। सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, खाने का समय है, थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, अनलेस यू आर आर्टिस्टिक पर्सन, राइट। सो वो एक अलग दुनिया है, लेकिन एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंगली चीजें चलेंगी। हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मैं आपको बता सकता हूँ आगे, इट्स सच, मतलब एंटीबायोटिक्स के बाद इतना डिसरप्शन शायद ही हुआ होगा। तो धीरज, मैं हेल्थ पे भी पूछूंगा आपसे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बहुत बेसिक काम लोग कर रहे हैं, क्लरिकल जॉब है या बहुत रूटीन जॉब है, कि उनको पता है कि वो आंख बंद करके भी वही काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, आज के मतलब 70% लोग तो वही काम कर रहे हैं। तो वो चाहे फिर वो ऑफिस का असिस्टेंट हो, बैंक का क्लर्क हो, या बेसिक सीए हो, एनालिस्ट हो, रिसर्च वाला, लॉयर हो। अब आपने उसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज डाल दी कि मुझसे गाड़ी रेड लाइट जंप हो गई है और मैं इस स्पीड में चल रहा था, उसका कैमरे का एक रिकॉर्ड भी है, तो आपको बता देगा कि उसमें वकील की जरूरत नहीं कि आप इतना फाइन भरो और निकल जाओ। वैसे रिसर्च, मतलब हर सेक्टर का जो बेसिक काम करने वाला, जहां पे रीजन अप्लाई नहीं हो रहा है, जहां पे लॉजिक लग रहा है खाली, वो जॉब के लिए तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। क्या ये संकट आने वाले समय में हेल्थ केयर में जाएगा, जहां पे बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स लग रहे हैं, वो बचेंगे? लेकिन जैसे बेसिक फिजिशियन के पास मैं गया, मैंने कहा मेरे को बुखार आ रहा 3 दिन से, तो वो आज भी हम जब जाते हैं तो डॉक्टर मुझसे 6-7 सवाल पूछता है, कब से आ रहा है, क्या रात में आता है, दिन में चला जाता है, खांसी भी आती है, ड्राई कफ आता है, कोल्ड भी है क्या, सर दर्द भी होता है क्या, बेसिक क्वेश्चन उसने पूछे। तो ये बेसिक क्वेश्चन तो हम उसमें फीड कर दें तो वो मुझे पर्चा लिख देगा कि पैरासीटामोल और आइब्रूफेन खा लेना। तो उनकी जॉब भी खतरे में रहेगी क्या? देखिए, पहले तो आपने जो क्लरिकल लोगों की बात बोली, मैं उसमें 2 इश्यूज आते हैं। एक तो है, हम साइंस के बात करेंगे तो इमोशन नहीं आएंगे, है ना? तो मैं तो साइंस राइट। डाटा पे बात करूंगा। तो डाटा के अकॉर्डिंगली उन जॉब्स की शायद आज से 7-8 साल पहले जरूरत नहीं थी। ये फैक्ट है। यहाँ पर भी, दुनिया में कहीं, इंडिया में भी वो टेक्नोलॉजी ओल्ड है। आज भी अगर आप ऑफिसेज में देखें, मुझे लगता है गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम। ये ट्रंप ने भी बोला था,
ये मैटर ऑफ फैक्ट रीगन ने भी बोला था, गवर्नमेंट इज द एनिमी। आप रीगन का हम्म, इनॉग्रेशन स्पीच सुनिए, वो बिल्कुल सही बोल के गया। हम्म, हमारे देशों के अंदर एक प्रॉब्लम है, हमें लगता है गवर्नमेंट का जॉब है लोगों को जॉब देना, जो गलत हम्म, है। वो सोशलिस्ट कंट्रीज में होता होगा, कम्युनिज्म में होता होगा, यहाँ पे वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन भी होता है लोगों को जॉब देना, तो वो एक बहुत ही डाइसी एंगल है। आपकी बात बिल्कुल हम्म, सही है, वो जॉब्स नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन दूसरी जॉब्स रिक्वायर्ड है। जो दूसरा हम्म, सेक्टर आ रहा है उसको सीखने की जरूरत है। जैसे मैं एक अपने लेक्चर्स में एग्जांपल देता हूं, जब मैं मशीन लर्निंग पे बोलता हूं। आज आप चले जाइए 150 साल पहले, एक बहुत बड़ी थ्राइविंग इंडस्ट्री थी, जिसके अंदर हम्म, आप जब होटल में रुकते हैं तो एक पूरी इंडस्ट्री थी जो आपके घोड़े का ध्यान रखती थी। जहां जहां घोड़ा पानी पी रहा है, घोड़े की सफाई हो रही है, घोड़े को ब्रीडिंग कर रहे हैं, अलग अलग कलर्स के घोड़े हैं। अब तब टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, ये सब तब तो घोड़े और कैरेजेस थे, एक कैरेज इंडस्ट्री थी, कैरेज की। तो उनका फंडा था कि आप जिस होटल में जा रहे हैं, क्या आप वहां पे घोड़े का केयर कितना अच्छा हो रहा है। दैट वाज अनदर स्टार रेटिंग फॉर द होटल। आप समझ रहे हैं, हम्म। घोड़े को खाना कैसा खिला। तो अब वो घोड़े वाला क्या कर रहा है, सवाल ये है, उसने क्या किया भाई, वो गाड़ी उसने क्या? उसने रीलर्न किया गाड़ी कैसे ठीक करनी है, या कारपेंटर बन गया, या कुछ और हो गया। लेकिन पहले कुछ साल तो वो अनएम्प्लॉयड था, हम्म, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो दैट इज वेरी हाँ, पेनफुल, क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि फोर्ड इतनी तेजी से दुनिया को ओवरटेक कर लेगा। क्योंकि जो हम्म, एनर्जी 1 गैलन ऑफ पेट्रोल में होती है, बहुत ही कंडेंस्ड एनर्जी होती है। वो आप घोड़े हम्म, हॉर्स पावर इसके कर ही नहीं सकते, आप मैच ही नहीं, नॉट पॉसिबल। हमारी जो हम्म, ईवीज है उसके अंदर यही तो इश्यू आ रहा था पहले भी, अभी भी आ रहा है कि कंडेंस्ड एनर्जी कैसे रखें, जिसके अंदर हम्म, लिथियम वन ऑफ द, अब कोबाल्ट आ गया है। तो दैट इज द पॉइंट। तो मुझे लगता है डिसरप्शन आएगा, उसके थ्रू हमें सबको गुजरना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड में हो, यू वोंट बी अनटच्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता। अदर देन जो महात्मा जी, अध्यात्म वाले बाबा जी हैं जो आशीर्वाद देते हैं, उनको छोड़ दीजिए। बाकी तो टैरो कार्ड रीडिंग, आपका जन्म पत्री, ये भी सब ऑटोमेटेड, ये सब एआई के थ्रू आएगा। ये इट्स एल्गोरिदम्स, चार्ट्स, एल्गोरिदम। आजकल आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन भी आप सुन सकते हैं। हाँ, वो तो मतलब बहुत पहले डिसरप्ट हो चुकी है नहीं इंडस्ट्री। वो बात आपकी सही है, लेकिन आप फिजिकली बाबा जी से एनर्जी ट्रांसफर, आशीर्वाद लेने जाना चाहते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो बात आपने बात करी हेल्थ केयर की, देखिए मैं उससे एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स पे मैं उससे काम कर रहा हूँ। यह बात आपने हम्म, बिल्कुल सही की। क्योंकि हम लोग जब पेशेंट आता है, देखिए आपको मैं एक स्ट्रक्चर बताता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट आपके समझने के लिए और हम्म, दर्शकों के लिए। मेडिसिन इंडिया के अंदर कैसी है, विदेश में अलग है। इंडिया का पकड़ लीजिए, आप इंडिया में है। इंडिया के अंदर हम्म, 5.5 साल के करीब आप गिव एंड टेक 4.5+1 इंटर्नशिप करके आपको लाइसेंस मिलता है, आप एमबीबीएस डॉक्टर हैं। एमबीबीएस डॉक्टर मतलब बैचलर इन मेडिसिन, बैचलर इन सर्जरी। पूरे वर्ल्ड में हम्म, आपको एमबीबीएस बहुत ही रेयरली कहीं मिलेंगे। जो ब्रिटिश कॉलोनीज में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान एक स्पेशल डिग्री क्रिएट की गई, क्योंकि यूरोप और हम्म, अमेरिका में ये मानना है यू कैन नॉट बी बैचलर and be trusted with your life. How can you हम्म, be a bachelor and somebody can trust you with your life? You're 23-year-old person. How, I mean, why would I trust you? तो ये यूरोप में भी सेंटिमेंट है, यहाँ पर भी है। जो एमबीबीएस करके इंडिया से आते हैं, इशू आता है। लेकिन हैविंग हम्म, सेड दैट, बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, वो लोग बेसिक ब्रेड एंड बटर को इलाज कर देते हैं अच्छा से। जैसे बुखार, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर गया, नीचे गया, ब्लड प्रेशर की 7-8 दवाइयां हैं, है ना। हम्म, आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सी फर्स्ट स्टार्ट करनी है। अगर आप किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करते तो 3-4 ऑप्शंस हैं, मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। उनके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं वो मुझे देने हैं। फिर हम्म, व्हाट टू वॉच आउट फॉर, है ना। तो देयर आर डिफरेंट सेट पॉइंट्स ऑफ एल्गोरिदम कि हम ब्लड प्रेशर कैसे ट्रीट करें। फिर वैसे ही एक हम्म, स्ट्रीम आ गया डायबिटीज। अब डायबिटीज, हाइपरटेंशन एक साथ आ गया। हमें बस मैच करना पड़ता है कि इसका एडवर्स इफेक्ट इसके शुगर पे ना पड़े, या इसका एडवर्स इफेक्ट प्रेशर पे ना पड़े, लाइफस्टाइल। सो 4-5 आज उठाकर देखिए, 65 से ऊपर मोस्टली लोगों को 2 या 3 बीमारियां तो हैं, बिकॉज ऑफ द हम्म, लाइफस्टाइल। आई मीन, exceptions are different, but a bulk of them, a significant हम्म, fraction of population in US and in India are having हम्म, one of the common disease, COPD, diabetes, asthma, hyperlipidemia, coronary artery disease उठा लीजिए, CKD जिसका मैं स्पेशलिस्ट हूँ, ट्रांसप्लांट नेफ्रो। सो हम्म, अब इनको जो मैनेज करना है, इसके लिए आप एल्गोरिदम, मैं लिखता हूँ आज से 7 साल पहले का। उसको हम्म, जब हम लिखते हैं तो उसमें देखते हैं कि भाई अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसको ये दवाई दी, इससे नहीं हुआ तो ये दवाई को के साथ ये दी, या इसको हटाया ये दी। ये ब्लैक एंड व्हाइट है।
लेकिन कई बार ऐसा होता है आपने ये दवाई दी, ठीक नहीं हुआ, दूसरी दी, वो ठीक नहीं हुआ, तीसरी दी, फिर आप इवैल्यूएट करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है, तो वो आ गया ग्रे ज़ोन। अभी तक हमारे ब्रेड एंड बटर, अगर आप क्लिनिक में बात करें किसी से, आज ही मेरी क्लिनिशियन से बात हो रही थी जो क्लिनिक में पेशेंट क्लिनिक, मैंने उनसे यही पूछा सवाल कि आपके ब्रेड एंड बटर कितने परसेंट पेशेंट है, तो 50 टू 60%, 40, 50, 60% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको इंटरैक्शन की जरूरत ही नहीं है, यू कैन पुट देम ऑन ऑटोमेटेड मोड। अब 30 से 50% आप कंजर्वेटिवली ले लीजिए, 40%, आप समझते हैं 40% नंबर क्या होता है? अगर एक 10 डॉक्टर्स का क्लिनिक अगर आपने इंडिया में खोला है, एक डॉक्टर 50 पेशेंट देखता है इंडिया में एटलीस्ट, अगर सुबह से शाम तक बैठ जाए तो, इन अ डिसेंट प्लेस। 500 पेशेंट आप देख रहे हैं दिन के, महीने के देखिए आप कितने देखेंगे, है ना? महीने के आप देखिए कितने देखेंगे अगर आप दिन के 500 देख रहे हैं। उसके हिसाब से आप सोचिए 30% एफिशिएंसी, मतलब या तो आप 30% पेशेंट और देखिए, या फिर आप 30% कम देखिए। अब अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप 30% ज्यादा देखेंगे विथ सेम मैन पावर। अगर आपका बिजनेस एक्यूमेंट कम है तो आप 30% लोगों को फायर कर देंगे, तो आपका कॉस्ट आ जाएगा 7 डॉक्टर्स फॉर सेम आउटपुट, और यू विल हैव 30% मोर विथ 10 डॉक्टर्स। So later is a better business model because you make money the more you see, correct? So straight business model है नंबर 1। यूएस के अंदर क्योंकि हम इतने फोकस नहीं है फॉर प्रोडक्टिविटी, मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया वो था डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन। शायद थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो जाएगा पर 30 सेकंड के लिए बताता हूँ कि आप जब एक डॉक्टर को देखते हैं तो आपको उसके अंदर ट्रस्ट आए कि ये आपकी जेन्युइन इंटरेस्ट में बैठा हुआ है आदमी, या आपको एक नंबर के जैसे ट्रीट कर रहा है, लाइक अ पे चेक, वो ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है। मैं आपसे 5 मिनट आपकी हेल्थ के बारे में बात करूं तो मैं वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर सकता। मुझे आपसे 10-15 मिनट, ये स्टडीज हैं इसके ऊपर, ये कोई हाइपोथेटिकल बातें नहीं है। द अमाउंट ऑफ टाइम आई एम स्पेंडिंग विद द पेशेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्रस्ट बिल्डिंग, एटलीस्ट इन फर्स्ट 3 इंटरैक्शंस। ऐसा नहीं है कि मैं 5 घंटे लगाऊंगा तो मेरा ट्रस्ट जाता है, ऐसा नहीं है, पर एक मिनिमम टाइम है, आप 15-20 मिनट लगाइए, पेशेंट के साथ बात करिए, हेल्थ की, फैमिली की, बिकॉज पेशेंट एक आइसोलेटेड यूनिट नहीं है, वो सोसाइटी में रहता है, उसके साथ और भी दिक्कतें हैं। मैं आपको सारा साइंस समझा रहा हूँ ब्लड प्रेशर का, बाद में मुझे समझ आ रहा है आपके पास पैसे ही नहीं है दवाई खरीदने के, तो क्या मतलब है इस साइंस का? या मुझे समझ आ रहा है कि आपके घर में एक बड़ा अनहेल्दी एनवायरनमेंट है, सोने की जगह नहीं है, आप गीले बिस्तर पे सोते हैं, ह्यूमिडिफाइड है, आपको नींद नहीं आ रही, आपका ब्लड, सो हाउ विल आई फाइंड दैट टिल आई टॉक टू यू, राइट? सो वो कह रहा है अमेरिका में जब पेशेंट आता है तो हमारा 30 पर, मतलब आप सोचिए अगर मुझे आधा घंटा मिलता है एक फॉलो अप पेशेंट के लिए, नए पेशेंट के लिए 45 मिनट, तो उस आधे घंटे के अंदर मैं 15 से 20 मिनट तो ये सोच रहा होता हूँ कि मेरे ऊपर कोई लॉ सूट ना आ जाए, तो मुझे हर चीज टाइप करनी है, तो आई एम टाइपिंग दैट, right? Very rare, like I'm pretty good at it, so I can talk to patient and type, but not everybody does it. So what they will do is they'll talk to you for 3, 4, 5 minutes, say this is what you have, take this, goodbye, and then they will finish their homework, because nobody wants to take homework at home, क्योंकि पैसा उतना ही मिलेगा। तो मैंने इस प्रॉब्लम को देखा और फिर मैंने सोचा कि ये जो मैं कंप्यूटर में बैठ के इसका डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, मैं तो डाटा ही देख रहा हूँ ना, डाटा पॉइंट्स पिछले 6 साल के, 5 साल के, कि इसका किडनी फंक्शन कहाँ था, इसका पोटाशियम कहाँ था, इसका बॉडी मास कहाँ था, इसका ब्लड प्रेशर कहाँ था, इसका डायबिटीज, यही डाटा पॉइंट्स देख रहा हूँ। तो इन डाटा पॉइंट्स को मैं ही क्यों प्रोसेस कर रहा हूँ? डू आई हैव अ टूल टू प्रोसेस इट? द आंसर वाज यस। सो व्हेन आई पुट माय एल्गोरिदम इनसाइड, इट पिक्स अप द डाटा और वो ग्राफ्स के फॉर्मेट में प्रोजेक्ट कर देता है, इंस्टेड ऑफ मी कॉपिंग की किसी का किडनी फंक्शन 6 महीने 3 महीने पेपर पे लिख रहा हूँ, फिर सोच रहा हूँ, वो सारा कॉन्साइंड हो गया। तो उससे जो मेरा इंटरैक्टिव टाइम था पेशेंट के साथ 5 से 7 मिनट, दैट फ्रीड अप अनदर 5 टू 7 मिनट्स फॉर मी, व्हिच वाज ह्यूज। तो उससे एक तो स्ट्रेस नहीं है और पेशेंट को 2-3 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड आउट कि दूसरा बंदा बाहर वेट कर रहा है, और वो जो डाटा पिकिंग था वो मच एक्यूरेट था देन ह्यूमन, क्योंकि आपसे तो 1% एरर हो सकता है कि 2021 में आपका किडनी फंक्शन क्या था, या ब्लड प्रेशर क्या था, या आपका वेट क्या था, लेकिन वो मशीन गलत नहीं करेगी। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप मैंने किया, वो ये देख के कि अगर ये डाटा प्रोजेक्शन है तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या बोलता है। वो जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर बोलता है, अब अगर आप उस ग्राफ के साथ अटैच करेंगे तो अब आपको क्लिक भी नहीं करना नेक्स्ट पेज के लिए, अब आपके पास एक साइड पे एक पेज में वो दिख रहा है कि ये है,
फिर दिखा रहा है स्टैंडर्ड ऑफ केयर, मैं आपको अपना पूरा प्रोटोकॉल दिखा रहा हूँ, फिर वो स्टैंडर्ड ऑफ करेक्ट। केयर के अकॉर्डिंगली बताएगा कि भाई ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या इन पे ट्राई किया जा चुका है, अगर किया जा चुका है ये रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, और अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो रिस्पॉन्स का ऑड्स क्या है, आप तो नंबर्स के पर्सन आप समझ रहे हैं, तो अगर वो ऑड्स अच्छे हैं या नहीं है, आई कैन मॉडिफाई माई सेल्फ। तो कहीं ना कहीं वो टाइम फ्री अप हो गया, रिपीटेटिव जो हम एरर्स करते थे वो उसकी जरूरत नहीं है, टाइम फ्री अप हो गया, आई कैन स्पेंड मोर टाइम विद माई पेशेंट्स, मैं उनसे बात कर सकता हूँ, आपको कोई और दिक्कत है घर में, कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, ड्राइविंग पैटर्न्स आपके क्या है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, और उनको मैं समझा भी सकता हूँ कि ये दवाई लो, इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं, ये हो सकता है। अभी हम प्रिंट आउट देते हैं, इंडिया में तो और बुरा हाल है, आप जानते हैं, वहां पे जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं हमारे लेवल के लोग, वो 1-2 मिनट भी नहीं बात कर पाते पेशेंट्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं, है ना, और उनके टीम मेंबर्स मोस्टली बात करते हैं, लेकिन उससे आपका और पेशेंट का डायरेक्ट कनेक्ट नहीं बन पाता। तो इंडिया में भी इस एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट ईयर आई एम लॉन्चिंग माय कंपनी 2026, सो आई विल सी हाउ इट गोज, लाइक अ प्रॉपर प्रोडक्ट इंटीग्रेटेड। लेकिन कहने की ये बात है कि हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, और ये जो बेसिक बुखार, सर्दी, जुकाम, इसको एल्गोरिदम्स के थ्रू हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आपने अगर इनिशियल ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद आपको फर्क नहीं पड़ा, आपने वो डाला कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, हो सकता है आपने एंटीबायोटिक सही टाइम पे नहीं ली, तो वो वो पिक कर लेगा उसको। और अगर मैं जिस पे काम करता हूं उसको इंटरफेस भी बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है मैंने दवाई दी और गायब, आई हैव अ वेरेबल डिवाइस, वो मुझे बता रहा है आप कब ले रहे हो दवाई, और आप एंटर कर रहे हो आप ऐप में, मैंने लिया, तो आप मेरी नेक्स्ट विजिट पे आओगे तो मुझे आपका वेट भी पता है, क्योंकि वेइंग मशीन मैंने इंस्टॉल करके रखी है आपके बाथरूम में, हम लोग ये काम करते हैं कंसीयर्ज मेडिसिन, वो आपका वेट मुझे लाइव डाटा से स्ट्रीम बताता है, आपके शुगर्स डायरेक्टली मेरे पोर्टफोलियो पे आते हैं, पोर्टल पे आते हैं, आपके ब्लड प्रेशर्स आते हैं, आप कब दवाई लेते हो वो आते हैं, आपका वेट चेंज आता है, फिर आपका वेरिएबल डिवाइस है, आपके हार्ट रेट के चेंजेस मुझे दिखते हैं, मुझे दिखता है आप कितने माइल चल गए, तो वो सारा डाटा कंप्रेस होके मेरे पास आता है, और मैं बताता हूँ जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताई थी, आप उसमें ग्रीन हो या रेड हो या अनचार्टेड हो, तो बहुत सारे कंडेंस्ड डाटा हमें मिलते हैं जो हमें बहुत एक्यूरेसी की तरफ बढ़ाते हैं। तो धीरे धीरे इसमें जानते हैं क्या होगा, कुछ लोगों की या कुछ सेट्स ऑफ पीपल की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो या तो बाकी और सारे लोग वो काम करें, लेकिन उतना काम होगा नहीं। तो चूंकि कुछ लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, सिस्टम काम करने लगेगा, आपकी माता या वाइफ को जरूरत नहीं आपको याद दिलाने की कि दवा खानी है, आपकी वॉच बता देगी कि आपको दवा खानी है। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो रिडेंडेंट हो जाएंगे, जिनको अभी सिर्फ इसलिए किया जाता है कि कोई तरीका नहीं है आपके पास। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एटीएम मशीन सब रिडेंडेंट है भारत में, तो मतलब चूंकि हम लोग तो डिजिटल स्टैक में वर्ल्ड में नंबर 1 है, हमारे पास यूपीआई है, हमारे पास जीपे, तरह तरीके की पेमेंट सिस्टम्स हैं, तो कोई जाता ही नहीं एटीएम में, क्यों जाए हम, फिर भी अभी भी चल रहे हैं एटीएम, देश में बहुत सारे एटीएम चल रहे हैं। वो क्यों चल रहे हैं, मैंने तो आज तक अब किसी एटीएम पर मैं भीड़ नहीं देखता हूँ, क्योंकि आपको 25 पैसे का भी पेमेंट करना है तो आपके पास यूपीआई है, आप पान खाते हैं तो जाके यूपीआई से पे कर देते हैं। तो अब जो एटीएम जिस कंपनी ने लगाया, एटीएम के बाहर जो बेचारा गार्ड खड़ा होता था, या एटीएम को जो ठीक करने जाता था, जो उसमें कैश फिल करते, ये धीरे धीरे श्रिंक करेंगे। तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे रखा था कि एआई और एमएल की वजह से, अच्छा जो जनरेटिव एआई ना, जिसका नेक्स्ट लेवल है, जो खुद ट्रेनिंग भी कर लेता है, अपने आप खुद सीख भी लेता है, वो और खतरनाक चीज है। तो इससे क्या होगा कि जो बहुत ज्यादा मास लेवल पे काम लोगों को मिल सकता था, वो मुझे लगता अलग होगा। जब जब हम लोग इस तरह डिस्कशन करते हैं धीरे, तो लोग उदाहरण देते हैं कि यार ये बात तुम लोग, जब बात कंप्यूटर आया था ना, तब भी तुम लोग ऐसे ही कहते थे कि सब बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि अब कंप्यूटर आ गया है। मुझे लगता है उसमें और इसमें फर्क है। अगर मशीन सोचने लगेगी, अगर जनरेटिव एआई आ गई है, तो वो डिफरेंट है। मशीन यहाँ पे खुद अपने आप काम कर रही है, इसलिए मुझे लगता है ये बहुत चैलेंजिंग है, और इसमें जॉब लॉसेस तो नो डाउट होंगी। कारें अगर रोबो ही बना रही तो फिर आदमी की जरूरत नहीं है, और ड्राइवरलेस कार चल रही है, आपके सारे काम हो रहे, तो फिर ये एक समस्या खड़ी होगी, कैसे डील होंगे अभी पता नहीं, किसी के पास सोल्यूशन शायद है नहीं, या भविष्य में निकल आए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसिव चैलेंज तो आने वाला है। जैसे हम लोग तो जब रिसर्च करते हैं तो
केवल हमने चैट जीपीटी में या डीप सीक में डाल दो कि हमें स्वॉट एनालिसिस चाहिए XYZ कंपनी का, 30 सेकंड में नहीं लगता है, वो ये दे देता है। वो तो ये भी बता देता है कि अच्छा मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे यूएस कंपनी का रिसर्च करके दो, तो वो पूरा दिन लगाएगा, क्योंकि उसके पास अवेलेबल डेटा नहीं, वो बहुत जगह जाके ढूंढेगा, एनवीडिया की पूरी हिस्ट्री ढूंढेगा। इधर तो मुझे 30 सेकंड में एनवीडिया की पूरी हिस्ट्री मेरे पास, उसमें मैं अगर ये क्वेरी डाल दूं कि किस लेवल पे इसको खरीदना है, कहाँ पे इसका ब्रेकआउट बन रहा है, कहाँ पे ये फिजल आउट होगा, वो सब भी बता देगा वो। तो इससे मैन पावर पे फाइनेंशियल सेक्टर में तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। हेल्थ केयर में भी आएगा, मुझे लगता है ये लॉ फर्म्स में भी आएगा। जो बहुत सारे लॉ एसोसिएट्स बने ना, बेसिक काम करते रहते हैं, वही वही पैरालीगल, लीगल में भी ये प्रॉब्लम आने वाली है। मैटर ऑफ फैक्ट उस पे मैं 1 मिनट टच करना चाहूंगा लीगल के ऊपर, क्योंकि लीगल अगर आप जाएं तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा बेसिकली लीगल के अंदर आपका इंटेलेक्चुअल क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं। आप बेसिकली लॉस को देख रहे हैं और एक तरीके के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले कर रखे हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं और उस आदमी की सिचुएशन से उसे कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये तो सिंपल एल्गोरिदम है। सिंपल है एकदम। ये तो बहुत ही सिंपल है। मैं तो ये कहूंगा कि लॉयर्स का जो काम है, मतलब हमारी फील्ड में अगर आप मेडिसिन में देखें, जो रेडियोलॉजिस्ट है वो एक्सरे पढ़ता है। आज तकरीबन 70% एक्सरे एआई पढ़ रहा है। प्रॉब्लम है लीगल, तो वो उसके सिग्नेचर चाहिए होते हैं किसी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जो होते हैं एको, वो भी एआई आराम से पढ़ सकता है। कैट स्कैन्स को अभी करने नहीं दे रहे क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है। इवेंचुअली वो भी हो जाएगा। इवेंचुअली देखिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि लोग करेंगे क्या। तो यही सवाल लोग पूछते थे जब खाना गर्म करने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता था, गैस आ गया, फिर माइक्रोवेव आ गया। तो जब आप माइक्रोवेव करते हैं 2 मिनट में, तो जो 1.5 घंटा लगता था खाना गर्म करने में, आधा घंटा या 40 मिनट्स 30 मिनट्स, वो 20 मिनट बैठ के आदमी कुछ और कर रहा है। देयर इज समथिंग एल्स वी आर डूइंग। ये ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर आप चीजें देखेंगे, वी विल फाइंड थिंग्स टू डू। और उसका एक रियल एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। लोग उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। हमारे धरती के ऊपर एस्ट्रॉइड गिरने के ऑड्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर्ड, अब तो न्यूक्लियर वॉर के थोड़े ज्यादा है, अब मास एक्सटिंक्शन के। तो वो एक सैटेलाइट कॉलोनी बनाना चाहता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत एफर्ट, बहुत डेडिकेशन, बहुत एनर्जाइज लोग चाहिए। अगर आप घर की सफाई में लगे रहे, गाड़ी को, अब आप गाड़ी चलाते हैं ए पॉइंट टू बी पॉइंट, वो डेड टाइम जोन बोलते हैं हम उसको, डेड टाइम है वो, उसमें आप कुछ और नहीं कर सकते। तो ऑटोमेशन से क्या होगा, वो जो आधा घंटा या 40 मिनट्स है डेली कम्यूट का वन वे, उसमें आप बैठ के अपना कुछ ऐसा थॉट का काम कर सकते हो। कुछ अच्छा काम, देखिए ईमेल भेजना तो वो पुरानी बात हो गई। अब तो आप वो दैट्स, मैं वो बोलना नहीं चाह रहा था। तो अब तो इट कैन रीड एंड इट कैन रिप्लाई फॉर यू, वो हो गया। अब आपको इंटरवीन करना है तो वो आप, और बाय द वे दोस टाइम्स आर गॉन जब आप फोन कैरी करेंगे। दिस इज ओल्ड टेक्नोलॉजी। अब वीआर ग्लासेस है, आप वीआर डालिए, वॉच डालिए, आपका वॉच प्रोजेक्टर है, आप उससे बात करिए। आप ऑडियो से बात करिए कि यार मुझे लाइव वीडियो करना है, प्लीज ऑर्गेनाइज माय टेबल। आपका रोबोट आके सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रह जाएगा। आपकी गाड़ी एक कंप्यूटर है। यू सी इनटू थिंग्स। आपके रोजमर्रा की चीजों में ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर्स आएंगे और सेंसर्स आएंगे। ये जो हम कपड़े डालते हैं, इवेंचुअली यू विल सी विद इन आई थिंक 10-15 ईयर्स। मैं तो सेंसर्स में अटैच्ड हूं, तो मुझे पता है कि आज की डेट में हमारे पास 6 से 7 सेंसर हैं जो हर आदमी को रोज डालने चाहिए ऑलमोस्ट। अभी तक पेटेंटेड नहीं है, जिसके अंदर आपका लंग्स दिखा सकता है, आपका फंक्शन, शुगर्स दिखा सकता है। अभी जैसे शुगर की टेक्नोलॉजी है प्रिकलेस, आप देख सकते हैं आपके फिंगर स्टिक्स क्या है विदाउट प्रिकिंग। ये भी 5-7 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। अभी आपको फिंगर स्टिक नहीं करना, आप डालिए, आपका शुगर बता देगा। अभी उसके बैंड पे काम हो रहा है कि आपके हार्ट रिदम्स, दो रिंग्स और एक बैंड, आपके हार्ट रिदम, आपका शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका पल्स सब रिकॉर्ड हो जाएगा और वो जाएगा सिस्टम में। और वो सिस्टम में तब अलर्ट करेगा जब एक रेंज से ऊपर जाएगा। और उसके लिए भी एक ट्रियाजिंग एल्गोरिदम होगा। वो ट्रियाजिंग एल्गोरिदम उसको नहीं सॉल्व कर पाएगा, तब वो जाके हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि मिड लेवल नर्स होती है उस तक जाएगा। मतलब दुनिया उस डायरेक्शन में जा रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी एज ए ह्यूमन रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम, हमारी लाइफ ज्यादा प्रोडक्टिव हो फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ज्यादा हम लोग 120 साल हमारी बॉडी आराम से एंड्योर कर सकती है, जीवन उस तक पहुंचे, अननेसेसरी स्ट्रेसेस से दूर रहें, है ना।
अब फॉर एग्जाम्पल जो अभी आपने मुझे, हम लोगों ने जो फाइनेंशियल डिस्कशन किया, उससे कितने लोगों का ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा चुका है। बिल्कुल। करेक्ट। व्हाई? बिकॉज ये लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी रिमूव्ड बाय एआईएमएल इजीली। अगर आपके पास एक राइट। पर्सनल असिस्टेंट है जो आपको बोलेगा सर देयर इज अ बिग वॉलेटिलिटी बट दीज आर द ऑड्स, आई अंडरस्टैंड इट, अकॉर्डिंग टू मी यू शुड नॉट बाय, और अकॉर्डिंग टू मी यू शुड बाय एनवीडिया एट दिस डिप लेवल, इफ यू आर ओके, आई हैव लुक्ड इनटू योर अकाउंट्स, यू डोंट हैव एनी डेब्ट टू पे, यू हैव धीरज, पेड। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि अगर हमारा समय बच रहा है तो हम कुछ और करेंगे। जैसे इलान मस्क, मैं भी मानता हूँ कि ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट आदमी, मतलब करेक्ट, एंड बहुत ही इट्स ज्यादा। इट्स अ नीड फॉर आवर सिविलाइजेशन, ये कोई हवाई जी। बातें नहीं है, ये दिस इज रियल। अब इसमें एक एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए आप, आपकी वर्किंग यील्ड बहुत बढ़ गई है कि आप कोई काम जो पहले 3 घंटे में करते थे अभी 3 मिनट में कर लेते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये सब चीजें हो गई, तो आपकी यील्ड बहुत उसमें डेवलप हो गई है। उसका उसका एक नुकसान मैं बताऊं आपको क्या होता है, जिसका सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाए पता नहीं। जैसे मार्केट में हम लोग ये कहते हैं कि हर आदमी मार्केट में पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि मार्केट का जो पूल है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। तो जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो सारे थोड़े पैसे कमाते हैं, उसमें कुछ लोग कमाते हैं। मोस्ट ऑफ वो देम कुछ लूज। लोग कौन है? जिनके पास बड़ा कैपिटल है। ये एकदम प्रूवन फैक्ट है, मुंबई से लेके वॉशिंगटन तक, कि जिसके पास बड़ी कैपिटल है वो ज्यादा पैसे कमाएगा मार्केट में, क्योंकि वो मार्केट बाय डिफॉल्ट बाय नेचर बना ही वैसा है कि बड़े कैपिटल वाला ज्यादा कमाएगा। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप डेरिवेटिव्स में लग रहे हैं, तो यील्ड बढ़ने का, एफिशिएंसी बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो कंसंट्रेट होती है। अब ये हम कह सकते हैं कि भैया दुनिया चलती ही ऐसे है, दुनिया में हर चीज इक्वल नहीं हो सकती, ये शायद नेचर है इसका। कि आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए कि मार्केट में अगर 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 इतना ही आसान है, जो लोग बड़ी बड़ी थ्योरी देते हैं कि आज पैसा लगाओ 15-20 साल बाद वो 10% का रिटर्न तो बन ही जाएगा, वो 10% की कंपाउंडिंग भी आपको करोड़पति बना देगी, तो हाँ सारे हाँ लोग हाँ, करोड़पति क्यों नहीं? हमने ऐसे सारे बहुत लोग वीडियो करोड़पति देखे। क्यों नहीं लेकिन है? हाँ, और मैटर ऑफ फैक्ट मैं ये देख के हैरान होता हूँ कि उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होती है नहीं, वो ऐसे तो इसलिए वीडियोस। क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है ना। लेकिन कितना रिस्की है अगर आप उनकी सलाह मान लें और उन एक्शंस पे जाएं। मैं तो कह रहा हूँ कि सिंपल फॉर्मूला बताइए कि सारे लोग अमीर क्यों नहीं बन रहे फिर? क्योंकि वो मैथमेटिकल गेम है, इट्स प्योर मैथ। और मैथ ये कहती है कि मैथ इनफाइनाइट नहीं है, वो फाइनाइट है। 100 रुपए का ही प्रॉफिट पूल है, जितने लोगों को कमाना है कमा सकते हैं। 100 लोग कमाएंगे तो 1-1 रुपए कमाएंगे, सही बात है। 10 लोग कमाएंगे तो 10-10 रुपए कमाएंगे। एब्सोल्युटली। तो जैसे जब जॉब में था, ये बहुत, तो हम लोगों की यील्ड बहुत बढ़ जाती है। जो काम पहले हमें 2 घंटे लगते थे वो हम 10 मिनट में कर लेते थे। बाकी 1 घंटा 50 मिनट आप क्या करेंगे? तो आप बैठे सोच रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, यही चल रहा था। अब जैसे मैं आपको अपनी फील्ड के बारे में बताऊं, अभी आज अगर मेरा दिन 3 चीजों में डिवाइडेड है, अगर हम्म, इफ इट इज टू मी, आई वुड ऑटोमेट अ लॉट ऑफ स्टफ आई डू एंड गो टुवर्ड्स एआईएमएल वर्क व्हिच आई एम डूइंग, क्योंकि उसमें गिने चुने लोग हैं जो कर रहे हैं। हम्म, और अनफॉर्चुनेट हम्म, है कि हमें इमीडिएट रिटर्न स्टार्टअप पे तो वैसे ही नहीं, अभी तो आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग। तो उसके लिए आपका हम्म, स्टेट ऑफ माइंड भी वैसा होना चाहिए कि आप रेडी हैं टू राइट, लूज मनी, इट्स मनी एंड टाइम, बट इफ यू आर पैशनेट यू गो विद इट। लेकिन पैशन को फॉलो करने का, परस्यूट को जो कि बहुत जरूरी है सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट, किसी भी फील्ड में चले जाइए वहीं से स्टार्ट होता हम्म, है। उसको परस्यूट को फॉलो करने के लिए आपके बेसिक नीड्स मेट होने चाहिए, जैसे रोटी कपड़ा मकान, दोज बेसिक। अगर वो बेसिक नीड्स आपका एआईएमएल हेल्प करेगा, पर्सनल असिस्टेंट, तो यू विल हैव टाइम टू थिंक कि व्हाट नेक्स्ट टू वेंचर आउट। अब जिस प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया हेल्थ केयर के अंदर, वो मैं तभी कर हम्म, पाया बिकॉज आई वाज अ चीफ ऑफ ऑल द हाउस स्टाफ, और मेरे पास टाइम था, मेरे पास घर हम्म, की लाइबिलिटीज नहीं थी, बच्चा फैमिली ऑल दोस थिंग्स वर नॉट देयर। I took a coffee one day and I sat down. I said, this is not humanly possible to do this kind of work. I am doing something injustice to my patients. I am doing injustice to myself. This system is flawed. और जब जब मैं ये बात अपने फ्रेंड से करूं, सारे बात यही बात रिपीट करें, और पिछले 10 साल सुन सुन के कान पक गए, किसी के पास सॉल्यूशन नहीं। सो यू टेक एन इनिशिएटिव एंड यू फ्री अप योर टाइम। दैट करेक्ट। फ्रीडम टाइम कॉस्टेड मी मनी,
because I did not have any AI/ML support. But if I have any AI/ML support, it will automate me. आपका टाइम फ्री होगा, और जब फ्री टाइम होगा, आपकी या तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप और काम कर पाएंगे, या फिर आप राइट एक और काम कर पाएंगे. These are two separate things. Either you will be able to do the same work much more, n goes multiples, or you will add another venture. राइट राइट सो मतलब मैं छोटा सा एग्जांपल, हम लोग किडनी पैंक्रिया ट्रांसप्लांट करते हैं, वेयर आई ट्रेन एज द नंबर 1 सेंटर इन द वर्ल्ड फॉर केपी ट्रांसप्लांट. अब केपी ट्रांसप्लांट के लिए हमें पेशेंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि कौन मैच करता है, किसके साथ मैच करता है, क्या उसके वो. दिस इज 80% ऑफ दिस इज एल्गोरिदम. So why am I spending an hour and a half doing things which an algorithm can do and select and bring the patient to me? I rather spend time connecting to patient so that he trusts me than waiting and doing redundant things. अब हम नोट टाइप करते हैं. अब आज की टेक्नोलॉजी में क्या कर रहे हैं लोग? कॉपी पेस्ट मॉडिफाई. ये करने की भी क्यों जरूरत है? मेरे पास ग्लासेस है, आई विल शो यू माय ग्लासेस, गूगल ग्लासेस, उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है. करेक्ट. आई एम टॉकिंग टू यू and I finished my interaction. Audio visual goes in, simplifies, edits the notes there, sends to me for verification and signature. Done. क्योंकि जो मैंने वर्बली बोला वही तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ. अगर मुझे कुछ करना है, आई विल मॉडिफाई. और हो सकता है मैं वो जो मेरे 15 मिनट बचे, 10 इंटरेक्शन के 15 मतलब 150 मिनट मतलब आप समझ लीजिए तकरीबन 2 घंटा, 2.5 आवर. वो 150 मिनट में अगर मैंने रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि इस देश के अंदर 4 नई स्टडीज आई हैं जो दिखा रही हैं ये दवाई ऐड करने से कुछ ऐसे पेशेंट्स का फायदा होता है, और वो पेशेंट्स मेरे 50 पेशेंट में से 2 उसको मैच कर रहे हैं, तो मैं उसपे वो ऐड कर सकता हूँ. इट विल गिव बेनिफिट टू पेशेंट. यही दिक्कत कोविड में आई थी भारत के डॉक्टर्स की. मैंने हजारों डॉक्टर्स से बात की इंडिया में, और वो हमारी जो साइंस थी अमेरिका में उससे 6-6 महीने पीछे चल रहे थे. एंड आई वुड सो अपसेट एट देम कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग. कन्वलेसेंट प्लाज्मा जब हमारे यहाँ बंद हो गया था, वो 8 महीने तक चला रहे थे. आप समझ रहे हैं उसके बाद. बट देन आई वेंट इन देयर शूज एंड आई सॉ इट्स, बेचारों के पास सोने का समय नहीं था, क्या आप स्टडी पढ़ेंगे. तो मेरा पॉइंट ये है कि that was one of the reason I used to come. I had a lot of people looking out for my interviews to give them latest what came out yesterday or what came out this morning. They'll watch my video. They will call me, email me, text me. Okay, this is great news. I looked into the article. मुझे लगता है मैं अपने पेशेंट्स को दे सकता हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं है मैंने उनको बोला. जब मैंने बोला उनको समझ आया कि ये नई चीज आई है, ये स्टडी है, मैं स्टडी करूँ इसको. वो ट्रिगर उसने लिया, और चलते चलते घर जा रहे हैं, उन्होंने हमारा इंटरव्यू सुना. सो थिंग्स लाइक दैट. सो बहुत लोगों को फायदा हो सकता है मेरे अकॉर्डिंगली, और मुझे लगता है सरकारों को तैयार रहना पड़ेगा. गवर्नमेंट्स हैव टू बी रेडी, क्योंकि बहुत बड़ा जॉबलेसनेस क्राइसिस आएगा. इंडस्ट्री विल बी लीडर. इंडस्ट्री विल बी, बिकॉज देखिए अगर आपके 4 पैसे बच रहे हैं तो व्हाई वोंट यू डू इट. गवर्नमेंट एक हद तक की इंडस्ट्री को प्रेशराइज कर सकती है, ज्यादा करेगी, दे विल मूव आउट. They will say, I'll open it in Sri Lanka. What's the big deal? Or some other country. मुझे तो सामान ही बेचना है. टैरिफ लगाओगे, फिर आप टैरिफ लगाओगे, इन्फ्लेशन आएगी, जो अभी हो रहा है रिवर्स. सो द पॉइंट इज दिस कि गवर्नमेंट हैव टू बी रेडी. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक किया है, और मुझे लगता है एक और शो इस पे करना चाहिए, क्योंकि मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ एज समथिंग गिविंग बैक टू सोसाइटी. और मैं जहां जहां जा रहा हूँ, तकरीबन एवरी सिंगल इंटरेक्शन आई टेल पीपल to look into careers in these fields which will integrate AI/ML. क्योंकि ये डेफिनेटली कन्वेंशनल डिग्री से आपको don't expect a job. नहीं बिल्कुल उससे होगा नहीं. और अच्छी बात है कि इंडिया में थोड़ा थोड़ा लोगों के अंदर ये जागरूकता आ रही है. लोग समझ रहे हैं कि नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, इसको साथ, इससे दोस्ती करनी है, इससे दूर नहीं भागना, वरना काम चलेगा नहीं. तो डेफिनेटली हम लोग अगला शो करियर वाले पे करेंगे कि इस किस करियर में आपको जाना चाहिए. टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसको फायदा उठाएं. और जो आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, जब आप नेक्स्ट ईयर बता रहे हैं कि आप उसको बनाएं, तो उस पर भी हम लोग डिटेल बात करें, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत है. हम लोग पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि डॉक्टर के पास जाओ, उसके पास टाइम ही नहीं, वो सुन ही नहीं पा रहा. मैं कुछ बता रहा हूँ, वो कुछ सुन रहा, वो लिखने में बिजी है. 30 सेकंड 40 सेकंड या 2 मिनट उसने टाइम दिया, हो गया, चलो जाओ. और एक बात मैं बोलूँ, शायद अच्छी नहीं लगे, बट आई एम नंबर्स गाय. लेकिन मैं ये सबको एडवाइस करता हूँ कि इफ यू वांट टू बी अ बिलियनियर और अ मल्टी मिलियनियर, डोंट थिंक यू कैन बी बाय प्रैक्टिसिंग मेडिसिन. ये एक मिथ है.
आप या तो आप अपनी कंपनी खोलें, स्टार्टअप खोलें, एंटरप्रेन्योर बने, उसमें रिस्क है कि आप वो रिस्क लेना चाहते हैं, आप वो नींदें गंवाना चाहते हैं, क्योंकि आपका रिवॉर्ड और जर्नी शुड बी मैच्ड, ठीक है ना? अगर आप $20 मिलियन पर ईयर कमाना चाह रहे हैं, तो या तो स्टार्टअप बिजनेस करिए या फाइनेंस में जाइए, बिकम अ हेज फंड गाय। लेकिन अगर आप उस मानसिकता के साथ एमबीबीएस या एमडी कर रहे हो, यू विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, यू विल डू इनजस्टिस टू योरसेल्फ, क्योंकि वो इट्स नॉट द सेम थिंग। और धीरे आपने ना ये मैंने आपको इसलिए पॉइंट आउट किया, क्योंकि अगर आप डीप डाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि वंस यू आर एन एनालिस्ट, यू आर ऑलवेज एन एनालिस्ट। आप डीप डाइसेक्ट करेंगे कि जो 1-1, 2-2 मिनट पेशेंट को दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल प्रेशर कि आपको गुड़गांव में एक घर लेना है जिसकी कीमत शायद 6 करोड़ रुपया है, आपके ऊपर लोन है 2 करोड़ का, आपको बीएमडब्ल्यू लेनी है जो शायद 80-90 लाख की होगी, आप वो लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इनकम तभी बढ़ेगी जब आप पेशेंट का टाइम इंटरफेस श्रिंक कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी को, मेडिकल लीगल सिस्टम को एक एथिकल नॉर्म्स क्रिएट करने ही पड़ेंगे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। मैं भारत में अभी था, आई लव माय कलीग्स, दे आर फिनोमिनल पीपल, लेकिन इस फील्ड में रहकर आप उस लाइफस्टाइल तक पहुंचना चाहते हैं तो कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर करके आपने भी एक बात कही ना कि वो मेहनत और रिवॉर्ड मैच करना चाहिए। वो एब्सोल्युटली। बहुत फिलोसफिकल बात है। इस पर तो पूरा शो हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल की लाइफ में ये मिसमैच होता है। या तो रिवार्ड बहुत ज्यादा मिल गया, वो उतनी मेहनत नहीं की उसने, कि वो बेचारा मेहनत बहुत कर रहा, रिवार्ड मिल रहा है। तो खैर ये भी एक अच्छा टॉपिक, हम तो इस पर डिस्कस करेंगे। धीरज, इंटरेस्टिंग डिस्कशन था, और ऑडियंस के लिए है कि आप प्लीज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसको बहुत गंभीरता से सुनिए, क्योंकि चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, या फाइनेंस सेक्टर हो, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ना, अगर आप उसके साथ अपने आप को जेल नहीं करेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे नहीं, बदलेंगे नहीं, तो आपके लिए मुश्किल आएगी। और ये जो पूरी टैरिफ वॉर की कहानी है, मैं इस पर लगातार रोज कम से कम एक आदमी से बात करता हूँ। इसको समझो, मुझे लगता है कि ये बहुत सीरियस बात है, और ये सिर्फ ऐसे नहीं खत्म होने वाली कि 90 डेज का रिलीफ मिल गया तो बस सब हंकी डोरी खुश हो गए, एकदम पार्टी करने लगो। नहीं, गेम इज समवेयर एल्स, और वो समवेयर एल्स में कई बार बता चुका हूँ, दैट इज डॉलर। और डी डॉलराइजेशन की जो चर्चा शुरू हुई है ना, ये खेल वहीं से बिगड़ा है। एनीवे, धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जुड़ने के बहुत लिए, धन्यवाद। बातचीत करने के लिए, और हम थैंक लोग फिर यू। बैठे किसी में एक नए टॉपिक पे थैंक डिस्कशन यू करेंगे। बहुत बहुत सो शुक्रिया, मच। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो प्लीज मेरा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और सारे डिस्कशंस भी हम धीरज के साथ करेंगे।